नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, खेती किसानी कृषि व्यवसाय हमेशा से बहुत अधिक परिश्रम वाला, जटिलताओं वाला, जोखिम वाला व्यवसाय रहा है। फिर भी हमारे कई किसान भाइयों ने इसमें निरंतर बदलाव किया, पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए नई तकनीकों को अपनाया और इससे कृषि कार्य को, कृषि व्यवसाय को आज लाभ का व्यवसाय बनाया है। हालांकि इसमें हमारे इन किसान भाइयों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत जोखिम लेने पड़े, लेकिन आज ये किसान भाई दूसरे किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, उनके मार्गदर्शक बन रहे हैं। तो कैसे ये बदलाव होता है, कैसे वो नवाचार होते हैं और कैसे आगे खेती किसानी में और परिवर्तन होंगे या होने चाहिए, आज इसी विषय पर हम हमारे प्रगतिशील किसान भाई से चर्चा करेंगे कि उन्होंने खेती किसानी को कैसे लाभ का व्यवसाय बनाया और साथ ही साथ कृषि से जुड़े सह व्यवसाय वो कैसे आज संचालित कर रहे हैं और अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाजापुर जिले के ग्राम कुड़ाना के एक प्रगतिशील किसान भाई संजय शर्मा जी। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में जी। तो संजय जी, शुरुआत यहीं से करते हैं कि कैसे आपका खेती किसानी से जुड़ाव हुआ, कितनी खेती बाड़ी है आज आपके पास में और कब से ये आपका जो सिलसिला है कृषि का ये चल रहा है? हमारा कृषि का जो आज जो कार्य जो चल रहा है, हमारे पिताजी जो मेरे दादाजी हैं, उस समय से उनके सानिध्य में हम खेती सीखते आए हैं। अच्छा। जब वह खेती करते थे तो उस समय पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, हमने हमारी आंखों से देखा है। लेकिन धीरे धीरे करके आज कृषि के जो कार्य क्षेत्र में काफ़ी प्रगति आई है। उस विषय को लेकर हमने, जैसे कि हमारे खेतों में नए ट्यूबवेल, बोर, कुएं, इनकी काफ़ी सुविधाएं हुई। जी। और धीरे धीरे करके हमने जैसे पाइपलाइनों की जाल बिछाई और जैसे जैसे हम अच्छी हमारी जो आवश्यकता की जो चीज़ें थी उसकी जैसे जैसे हम सुविधा हमारे लिए करते रहे, वैसे वैसे हमारे खेती का जो कार्य जो है वो बहुत सरलता की ओर आया। जी। संजय जी, आपने संसाधनों का भरपूर उपयोग किया और ये होना भी चाहिए। कृषि यंत्र और संसाधनों का प्रयोग करें तो इससे निश्चित तौर पर खेती किसानी में आसानी होती है। संजय जी, अब ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की फसलें अभी आप ले रहे हैं और किस पद्धति से, यानी जैविक पद्धति से या रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, तो कैसा अभी आपका कार्य चल रहा है? अभी इस समय हम ऑर्गेनिक भी कर रहे हैं। इसमें जैसे वर्मी बेड के जरिए भी हम हमारी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। जैसे आज के समय में ज़मीन हार्ड होती जा रही है जी। और उसके लिए हमने एक नया ये जो तरीका भी ढूंढ निकाला इसमें कि जैसे कि हम प्रतिवर्ष अभी प्लव भी करते ज़मीन, इस वर्ष का खाद उस वर्ष भी काम आता है। और उससे क्या है कि जो फसल के अंदर जैसे कि घास चारा का जो बीज निकलता वो अधिक निकलता है, प्लव करने से वह उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। अच्छा। तो उसमें हम वर्मी बेड के जरिए हमने जो केंचुआ खाद बनाया, उस खाद को हम निरंतर पिछले 7 सालों से डाल रहे हैं। और मेरा तो यह एक पिछले काफ़ी दिनों का एक अनुभव रहा है जी। कि जब हम ऑर्गेनिक खाद नहीं डालते थे, केंचुआ खाद बिल्कुल नहीं डालते थे, हम ऐसे ही डायरेक्ट जाके एक जैसा भी खाद घोड़े पे होता था वो डाल देते थे, लेकिन उसका इतना हमें लाभ नहीं मिलता था, उतना उत्पादन नहीं बढ़ पाता, नहीं मिल पाता था। लेकिन जब धीरे धीरे हमने 2 साल 3 साल पर लेकर के आए, तो जैसे हमारा खेत में जैसे कल्टीवेटर चलाते हैं या फिर रोटावेटर चलाते हैं, तो उसमें काफ़ी मिट्टी एकदम बिखर जाती है। पहले मिट्टी हार्ड हो रही थी, जैसे कोई कंकर पत्थर उठा के फेंक देते हैं ना, ऐसे मिट्टी के भी यानी जैविक कृषि से आपको बहुत फायदा हुआ, खेत की मिट्टी जो है उपजाऊ बनी, ये फायदा हुआ। अभी फसल कौन कौन सी ले रहे हैं आप? अभी हम फसल, अभी हमने प्याज की फसल ली है इस समय। और अभी हमने थोड़े दिन पहले हमने 2 क्रॉप लगाई थी आगे पीछे, ताकि एक साथ इसलिए नहीं लगाई कि हो सकता है प्रकृति की मार आगे पीछे हो जाए। तो उसको देखते हुए हमने कुछ जल्दी वाली करी, कुछ लेट वाली करी। तो जो जल्दी वाली जो फसल है उसमें उत्पादन और उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि क्लाइमेट बहुत अच्छा मिला उसको, इसलिए वो करीबन 100 क्विंटल के लगभग गई थी। लेकिन जो बात का फिर क्लाइमेट और ये कुछ मौसम का वातावरण और ये इस बार से जलवायु में काफ़ी परिवर्तन रहा और ये बार बार बारिश का दौर रहा, तो इससे कुछ फसल प्याज की प्रभावित भी हुई है। जी। तो संजय जी, प्याज का चूंकि अभी जिक्र हुआ है, हमारे कई किसान भाइयों को समस्या रहती है कि प्याज का रखरखाव वो ठीक से नहीं कर पाते, लागत नहीं मिल पाती है उतनी। तो इस बारे में आपने कुछ प्रगतिशील विचार आपके मन में आया, कैसे आप प्याज का रखरखाव भंडारण कर रहे हैं? इसलिए इसका हमने एक
सरल तरीका ये भी निकाला और काफ़ी लंबे अनुभव से हमने एक चीज़ को ढूंढ निकाला है कि जैसे बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जैसे अभी बारिश हुई प्याज के ऊपर, प्याज खेत में ही पड़े थे। जी जी। लेकिन बहुत सारे किसानों ने क्या करा कि जिस सीधे खेत से कटवाई और ढेर लगवा लिए। हाँ। उसका यह तरीका गलत होता है। उसको पहले बोरियों में भर करके सुखाया जाए और सूखा करके उसको 4-6 दिन रखा जाए और फिर जाली के ऊपर रखा जाए। और जाली के ऊपर रखने के बावजूद भी बहुत सारे किसान क्या करते हैं, 24 घंटे पंखे चलाते हैं। और जो 24 घंटा पंखा चलाने का उसका थोड़ा सा एक गलत परिणाम भी आता है। अच्छा। क्योंकि इस समय जो गर्मी की जो हीटिंग होती है, तो दिन में जैसे सीमेंट के मकान होते हैं तो वो दिन भर गर्म होते हैं, तो वो रात की 12-1-2 बजे तक भी गर्म रहते हैं वो मकान। और प्याज को चाहिए अंदर ठंडी हवा इस समय। अच्छा। तो उसको ठंडी हवा देने के लिए जैसे हम सुबह सुबह मॉर्निंग में या तो 3 से 4 बजे के या 5 बजे के लगभग पंखे चालू कर दें। अच्छा। और उन्हीं पंखों को लगभग 11-12 बजे तक चला, इसके बाद बंद कर दें। अच्छा। तो इससे वो गर्म हवा नहीं प्याज में जाएगी। जी जी जी। उससे क्या होगा कि जो गर्म हवा वो अंदर नहीं जाएगी। जो प्याज के अंदर एक ऐसा नियम है कि जो प्याज में अगर गर्म हवा घुस गई और अगर 1-2 दिन के लिए भी अगर लाइट चली गई तो उसमें फिर हीटिंग होगी। और हीटिंग से भाप के कारण फिर प्याज में तो ये एक बड़ी वजह है संजय जी, किसान भाइयों को जो नुकसान होता है अक्सर प्याज के रखरखाव भंडारण में, कि ये जो देखिए छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसीलिए आज संजय जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं कि उनके अनुभव से आप बहुत कुछ सीख सकें। संजय जी, खेती किसानी तो आप कर ही रहे थे, इससे जुड़े सह व्यवसाय भी क्या आपने शुरू किए? हमने खेती के साथ साथ जैसे कुछ प्याज के भंडारण भी बनाए। और प्याज के भंडारण बनाते बनाते हमने धीरे धीरे फिर पशु के शेड भी बनाए। अच्छा। और आज जैसे गाय है, भैंस है, कि एक किसान को गाय, भैंस और ये जो पशु होते हैं, बहुत सारे किसानों ने तो क्या कर लिया इस समय की रासायनिक खाद के भरोसे ही रह गए। और उनको चाहिए था कि हमारे पास में कम से कम प्रति एकड़ पे लगभग कम से कम 5 एकड़ पे एक गाय या एक भैंस होना चाहिए, ताकि एक पर्याप्त मात्रा में हमें खाद मिले। क्योंकि हम जब रासायनिक डालते ही जाएंगे तो एक दिन हमारी धरती माता हमें अन्न का उपजाऊपन तो कम कर देगी, हमारा उससे घाटा भी होगा काफ़ी। तो इस घाटे से बचने के लिए हमें पशु की बहुत अति आवश्यकता है। और हम जो खेती में जो जैसे दूध भी उससे कमा सकते हैं, घी, और हमारे किसानी परिवार में तो इन चीज़ों की जरूरत लगती है। बिल्कुल लगती है। और प्राकृतिक खेती की तरफ सरकार कह रही कि आप आगे बढ़ें, परंपरागत खेती की तरफ आगे बढ़ें, तो उस तरफ आपका विचार है या आप अपने साथी किसान भाइयों को कैसे इसके लिए मोटिवेट करें? मैं इसके लिए हमारे किसान भाइयों को इस विषय पर मोटिवेट करना चाहता हूं कि जैसे कि आप जैसे वर्मी बेड भी लगाते हैं, उस खाद को बनाते हैं, तो उसकी प्रोसेस बहुत सरल है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपके पास 4 बेड लगे और बाकी का आपका अगर घुड़ा भी पड़ा है तो उसको एक बार जेसीपी या काई से भी हाथों से उसको एक बार उठवा दे बरसात के टाइम पे, और आपका एक बेड केंचुए का उसमें खाली कर दे अपने ही खेतों में। तो जो ढेर पड़ा है आपको उसको बेड में भरने की भी जरूरत नहीं लगेगी, उसको बरसात के टाइम पे वैसे ही केंचुए खा जाएंगे। अच्छा। और क्या है कि जैसे ये जो बेड लगाना, और ये हमने और बाकी किसानों को भी काफ़ी को मोटिवेट किया है। जैसे मेरे ही गांव में मेरे कुटुंब परिवार से लगा कि अनेक लोग जो मेरे से जुड़े हैं, उनको मैंने काफ़ी बेड भी उपलब्ध करवाए बाहर से ला करके। मैं तो चाहता हूं कि किसान भाई स्टार्टिंग में भले आप प्राकृतिक ना करें, पूर्ण जैविक ना करें, क्योंकि आपका प्रोडक्शन घटने की संभावना रहती है। इसके लिए आप ऐसा करें कि जैसे ही आपने एक पहली बार में जैसे वर्मी बेड लगाई या केंचुआ खाद बनाया, तो आप धीरे धीरे 10-10, 20-20% उसको कम करते करते लाए और इधर रासायनिक की मात्रा को धीरे धीरे कम करते जाए। अगर एकदम कम कर दिया तो एकदम लॉस जाएगा। तो उससे किसान को ऐसा लगेगा कहीं ऐसा तो हाँ, किसान भाइयों का मन उचट जाता है कि देखिए हम जैविक खेती कर रहे थे और इससे तो नुकसान हमें होने लगा, तो वो उसकी तरफ से हट जाते हैं। तो देखिए जो संजय जी तरीका बता रहे हैं वो यही है कि धीरे धीरे आपको रासायनिक खेती कम करनी और जैविक खेती को बढ़ाना है। संजय जी ये बताइए कि आपने अपने गाँव में आसपास क्या समस्याएं देखी किसान भाइयों की, किससे वो जूझते रहते थे और कैसे आपने उन समस्याओं को दूर कराया? हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार और ये सब भी मिल करके अभी कार्य चल रहा है। हमारे क्षेत्र में एक बड़े स्तर पे एक कार्य जो चल रहा है किसानों के लिए, कि नर्मदा परियोजना की जो पानी की सिंचाई योजना का जो कार्य चल रहा है बहुत तेज स्तर पे चल रहा है। तो बहुत सारे हमारे नज़दीक के जो गांव में पानी की जो समस्या थी, उसमें पर्याप्त पानी फसलों को नहीं दे पाते थे किसान। लेकिन आज धीरे धीरे आने वाले समय में वो बहुत अच्छा होगा उन किसानों के लिए भी, कि जो हमारे जो अड़ोस पड़ोस के गांव काफ़ी जैसे नदी किनारे के जो गांव हैं, उन गांवों में तो पर्याप्त पानी है, लेकिन जो पहाड़ी के थोड़े से दूर है 2-3 किलोमीटर नदी से, उन गांवों में पानी की कमी थी। तो आज जो
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो सिंचाई परियोजना का जो कार्य चल रहा है वह भी किसान के लिए वरदान साबित होगा। बिल्कुल। संजय जी, आपसे बहुत सारी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो जानेंगे संजय जी के बारे में कि उन्हें किस कार्य के लिए पुरस्कार मिला था और आगे उनकी क्या योजनाएं हैं। जल्द हाजिर हो रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों, आपका स्वागत है। आज कृषि दर्शन में हम आपको मिलवा रहे हैं एक प्रगतिशील किसान भाई से। उनके अनुभव हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप भी खेती किसानी को लाभ का व्यवसाय बनाते हुए अच्छा मुनाफा प्राप्त करें। संजय जी, एक बार फिर स्वागत करते हुए आपसे जानना चाहेंगे, हम चर्चा कर रहे थे कि आपने कुछ नवाचार वहां पर किया, अपने क्षेत्र में किसान भाइयों को मोटिवेट किया। क्या कोई किसान संगोष्ठी का भी आयोजन आप लोग करते हैं? हम किसान संगोष्ठी का आयोजन भी टाइम पर करते हैं। जब हमारी फसल पकती है या फिर फसल हम लगाते हैं और उसमें कोई छोटी मोटी समस्या आती है, ऐसे टाइम पे हम हमारे जिले के कृषि विशेषज्ञ और हमारे कृषि उद्यानिक विभाग और यह दोनों विभाग के, जैसे कि सभी विभाग के अधिकारी, हम जैसे उनको बुलाते हैं, उनको पता रहता है कि ये किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं, कहीं इन खेतियों में तकनीकी कोई खराबी ना हो, इसलिए हमारे अधिकारी भी तत्पर रहते हैं। और हम जैसे ये जो कृषि के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, इस क्षेत्र में जैसे अभी हमने खेतों में क्या है कि जैसे सोलर पैनल भी लगा रखी है। अच्छा। बिजली की जैसे समस्या की काफ़ी पड़ती थी हमें पहले, कि बहुत बार लाइट चली जाए, जैसे प्याज की क्रॉप लगाते हैं, ऐसे टाइम पे जैसे कोई भी समस्या आती थी तो हम कृषि संगोष्ठियाँ भी कराते हैं। जैसे अभी हमने एक बड़ी कृषि संगोष्ठी कराई थी जिसमें जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष विभास उपाध्याय जी भी पधारे थे। और उन्होंने जब हमारे गांव का निरीक्षण किया, गांव के लोगों से मिले, और गांव के काफ़ी हमने बुजुर्ग लोगों को ही सम्मान दिया हमेशा, क्योंकि इन बुजुर्गों से ही हमने यह सब कुछ कार्य सीखा है, क्योंकि जो पुरानी पद्धति है वो हमें बुजुर्गों से ही मिलेगी। और इस कार्य को हम कैसे और सरल पद्धति से कर सकते हैं, तो हम तकनीकी आधुनिकीकरण और पुराने ज्ञान को दोनों को समावेश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है कि देखिए, अपनी पुरानी परंपराओं को बिल्कुल आपको खत्म नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, बल्कि उनको साथ लेते हुए उसमें नए को आप जोड़ें और उससे एक बेहतर तरीका, बेहतर पद्धतियां निकलती हैं खेती किसानी के लिए। संजय जी, अब ये बताइए कि जन अभियान परिषद का तो आपने जिक्र किया है, लेकिन 20 साल हो गए लगभग आपको खेती किसानी करते हुए। इस बीच आपने कभी कोई प्रशिक्षण लिया या आपने भी कहीं से कुछ नई बातें सीखी हों? जो शासकीय सुविधाएं मिलती हैं, कई कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो क्या आपने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया? हमने बारी बारी पर हमारे जो कृषि विभाग है उनके द्वारा किसान संगोष्ठी भी की जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र में जो नई तकनीक और नया कोई रिसर्च का जो कोई भी कार्य होता है कृषि विभाग की तरफ से, उसमें हमारे जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से सभी किसानों को आमंत्रित किया जाता है। और अभी थोड़े दिन पहले हमने उज्जैन कृषि विज्ञान केंद्र पे जो आत्मा परियोजना के अंतर्गत वहाँ पे एक कृषि के लिए 3 दिवसीय ट्रेनिंग का जो कार्य किया गया था, उसमें हमने 3 दिन के लिए ट्रेनिंग ली, जिसमें मोटे अनाज पर हमारी सरकार का एक फोकस रहा है। कि हमने जब वहाँ देखा कि मोटे अनाज भी लगाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ चीज़ ऐसी भी सीखी कि जो हमारे शरीर की जो बीमारियाँ जो होती है, इसका कारण भी क्या, हमने कुछ सीमित फसलों को खाना चालू कर दिया। वहाँ पे बताया कि मोटे अनाज जैसे ज्वार है, मक्का है, बाजरा, इनका
जो अन्न हम खाएंगे तो इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इस विषय पर काफ़ी वैज्ञानिक और तकनीकी के तहत उन्होंने हमें समझाया और हमें बहुत अच्छा लगा। और तो बाकी आपका किसानों मन को भी हुआ कि हम मोटे अनाज का इस बार उत्पादन लेंगे, क्योंकि मिलेट्स वर्ष इस वक्त पूरी दुनिया मना रही है इस साल, तो मिलेट्स यानी मोटे अनाज का उत्पादन करने का आपने विचार किया? जी, हमने इस बार इस ओर भी आए और अगला हमारा एक जो कार्य है अगला वो हम ये चाह रहे हैं कि धान की खेती की ओर भी हम, हमारे क्षेत्र में धान नहीं होता है अच्छा अच्छा। इस समय, लेकिन हम इस वर्ष चाह रहे हैं कि हम 2 से 5 एकड़ का धान की तैयारी करें, क्योंकि हम पिछले काफ़ी दिनों से सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। तो सोयाबीन की खेती अभी 2 वर्ष में पहले ये पिछला साल गया है कि जिसमें उत्पादन अच्छा आया है। बाकी तो 2 वर्ष उसमें कहीं ना कहीं वायरस और ऐसे कुछ बारिश की मार थी, कुछ बारिश की मार हो गई, इस वजह से उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। तो हमने सोचा है कुछ परिवर्तन धान की ओर भी किया जाए। अगर उसमें हमने जैसे मूंगफली का भी किया है, हमने 1-1 एकड़ आधे एकड़ की मूंगफली भी लगाई थी, बहुत अच्छा उसका प्रोडक्शन रहा है। तो वो भी हम निरंतर कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार हम धान का भी करने का विचार किस्मों के चयन को लेकर के या और छोटी छोटी बातें आप कैसे अपने किसान भाई जो उनसे साझा करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को हम किसान भाइयों के बीच हम क्या करते हैं, जैसे कोई अच्छा किसान है, मान लो कि हम भी करते हैं अच्छा कार्य, लेकिन हमसे भी अच्छा करने वाले किसान मिल जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे गांव में बहुत सारी हमारी जो तकनीकी पुरानी पद्धति है वो सब हम संग्रहण करने के लिए आज भी हम हर किसान के खेतों पर भी जाते हैं जिसके यहाँ ज़्यादा अच्छी फसल हो गई तो उनकी फसल भी देखते हैं, कौन सा बीज है, कौन सी तकनीक, क्या क्या नया तरीका अपनाया। और अगर हमारे पास कोई ऐसी कोई तकनीक आती है, हमने कोई अच्छा परीक्षण कर लिया, तो वो हम अन्य किसानों को भी प्रेरित करते हैं ताकि उन किसानों के भी जीवन में वो फसल अच्छे से कर संजय जी, इतना बढ़िया आप कार्य कर रहे हैं, तो क्या आपको कोई पुरस्कार भी मिला है? हमें जिला कलेक्टर द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार भी मिला, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र भी मिला है। और समय समय पर अलग अलग विभाग, जैसे हमारे जिला कलेक्टर भी काफ़ी बार हमारे यहाँ दौरे किए, हमारे जो पंचायती राज्य के जो आयुक्त है उन्होंने भी दौरे किए, डिप्टी कलेक्टर, काफ़ी अनेक विभागों के जो भी और संबंधित जो संस्था के जो लोग होते हैं अलग अलग प्रकार के, वह भी फार्म पर आते हैं, क्योंकि हम उसको सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो अच्छी चीज़ होती है उसका प्रचार करते हैं। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसान भाइयों देखिए, आप जब अच्छा कार्य करते हैं तो कभी छुपता नहीं है, बल्कि उसको मान सम्मान मिलता है। और संजय जी ने भी ऐसे ही नवाचार किए, अपने किसान भाइयों की मदद की, आज खेती किसानी में एक मुकाम उन्होंने हासिल किया है। संजय जी, भविष्य की क्या योजना है, ये हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। भविष्य की हमारी योजना है कि आगे हम पशु के ऊपर ही ज़्यादा कार्य करें, क्योंकि हमारा जो कार्य है वह गाय के ऊपर और नस्ल सुधार, ये दोनों कार्य के ऊपर हम इस समय चिंतन कर रहे हैं कि इस विषय को हम कैसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर नस्ल सुधार का हमारी जो गायों की जो नस्ल इस समय कमज़ोर हुई, जैसे गायों के पास दूध की कमी हुई, इसका मेन कारण रहा है कि गायों की नस्ल में कहीं ना कहीं जो नंदी की जो पहले गाँव में व्यवस्था होती थी वह व्यवस्था भी कमज़ोर हुई है। अच्छा। तो इस विषय को लेकर मेरे काफ़ी मित्र हैं, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बताऊं, आपके परिचित होंगे वो दिनेश जी वर्मा, जो नीलकंठ गांव के हैं, वो भी नस्ल सुधार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हम थोड़े दिन पहले उनके फार्म पर भी गए थे उसी कार्य को देखने के लिए कि वो किस प्रकार से इस कार्य को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं और बाकी किसानों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, दुधारू पशुओं का संरक्षण संवर्धन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूध उत्पादन वैसे ही बहुत कम होता जा रहा है और इससे मिलावटी दूध की जो खपत वो बढ़ रही है। तो ऐसे में संजय जी का बहुत अच्छा विचार है कि दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार हो। संजय जी, बहुत अच्छा लगा, ढेर सारी बातें आपसे की और इसका निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। धन्यवाद। और चलिए किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। 11.21 करोड़ टन से अधिक गेहूं का उत्पादन, पशु के इलाज के लिए उपलब्ध होगी एम्बुलेंस, जैविक खेती से सब्जी उत्पादन पर प्रशिक्षण, संतुलित मात्रा में करें उर्वरकों का प्रयोग और प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण। और अब खबरें विस्तार से। देश में फसल वर्ष 2022-23 में उत्पादन सरकार के रिकॉर्ड 11.21 करोड़ टन के अनुमान को पार कर सकता है। कृषि आयुक्त पी.के. सिंह ने कहा कि खराब मौसम के कारण देश के कुछ हिस्सों में अनाज की गुणवत्ता प्रभावित होने के बावजूद प्रमुख उत्पादक राज्यों में पैदावार बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि का अनुमान है। श्री सिंह ने कहा, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में
फसल की पैदावार में सुधार हुआ है। मार्च अप्रैल अवधि में कटाई के चरण के दौरान बेमौसम बारिश से अनाज की चमक में कमी और अनाज में नमी की अधिकता के कारण नुकसान हुआ है। सरकार ने फरवरी में अपने दूसरे अनुमान में 2022-23 में गेहूं उत्पादन 11.21 करोड़ टन रहने की संभावना जताई थी। पिछला रिकॉर्ड 2020-21 में 10.95 करोड़ टन था। श्री सिंह ने कहा कि जलवायु अनुकूल गेहूं की किस्मों से पैदावार में सुधार हुआ है। इन किस्मों को सरकार 5 वर्षों से बढ़ावा दे रही है। हालांकि बेमौसम बारिश ने गेहूं उत्पादक राज्यों के कुछ हिस्सों में फसल को नुकसान पहुंचाया है। इससे गुणवत्ता में कमी आई है। कुछ राज्यों में लू से पिछले साल उत्पादन मामूली घटकर 10.77 करोड़ टन रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज वह दिन आ गया है जब एम्बुलेंस केवल इंसान के लिए नहीं, गौ माता और अन्य पशु के लिए इलाज के लिए भी उपलब्ध होगी। एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक और सहायक उपलब्ध होंगे। आपात स्थिति में पशुओं के इलाज के लिए टोल फ्री नंबर 1962 जारी किया गया है। बीमार पशु को अस्पताल तक ले जाने में बड़ी समस्या होती थी। अब इन एम्बुलेंस के आने से पशु चिकित्सालय स्वयं पशुपालक के द्वार पर उपस्थित होगा। श्री चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन का शुभारंभ किया और प्रदेश के शहरी क्षेत्रों और सभी विकासखंड के लिए 406 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक सह प्रमुख डॉक्टर मृगेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में ग्राम कर्री में जैविक खेती द्वारा सब्जी उत्पादन विषय पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रजापति ने किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी और बताया कि जैविक कृषि में कृषकों के पास उपलब्ध संसाधनों जैसे गोबर की खाद, केंचुए की खाद, खलिया, नीमगिरी का सत और हरी खाद का उपयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए, जो लागत लाभ अनुपात बढ़ाने में सक्षम है। सब्जियों में उचित फसल चक्र अपनाने से प्रति इकाई क्षेत्र में किसानों को अधिक लाभ होता है। सब्जियों की विभिन्न फसल अवधि की किस्मों को अपनाना भी एक विकल्प है, जिनको फसल चक्र में समावेश करके आय में वृद्धि की जा सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर BS किरार, वैज्ञानिक डॉक्टर RK प्रजापति, डॉक्टर US धाकर, डॉक्टर ID सिंह, डॉक्टर SK जाटव एवं जयपाल छिगराहा द्वारा किसानों को समसामयिक सलाह दी गई कि रबी फसलों की कटाई के बाद खेत की मिट्टी की जांच 3 साल में एक बार अवश्य कराएं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। वर्तमान में किसान असंतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है, जिससे भूमि के भौतिक गुणों और उर्वरा शक्ति में गिरावट आ रही है, जिस कारण फसलों का उत्पादन स्थिर हो रहा है। साथ ही असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग से फसलों में कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। मिट्टी परीक्षण के बाद यदि मृदा का pH मान 6.5 से कम है तो मृदा अम्लीय है। उसे सुधारने के लिए चूने की मात्रा 2.3 टन प्रति हेक्टेयर डालकर अम्लीय मृदा सुधार कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राकृतिक खेती के बारे में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन ग्राम सेमलिया में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के अंतर्गत KVK के डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप तिवारी ने किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक तत्वों और जीवाणुओं के उपयोग से खेती की जाती है। उन्होंने किसानों को बताया कि किसान भाई गर्मी के मौसम में खेतों की जुताई 20 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। यदि खेत का ढलान पूर्व से पश्चिम की तरफ हो तो जुताई उत्तर से दक्षिण की ओर यानी ढलान को काटते हुए करनी चाहिए, जिससे वर्षा का पानी और मिट्टी न बह पाए। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज की कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।